कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम बोल दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड इवनिंग ऑल। आज वो जो हम शुरू पीडीएफ कर रहे डाले हैं हैं, ना, उसमें लिंक। अरे सुनो तो यार, तुम क्लास शुरू होते ही ये बातें करते हो। मैंने बोल दिया कि अभी नहीं, थोड़ी देर में 5 मिनट बाद सुन लूंगा आपकी बात। ठीक है, गुड इवनिंग। आज जो हमारा एलआरएबी का जो चल रहा है और सिक्योरिटीज का टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 17 कवर कर रहे हैं। और यूनिट नंबर जो 17 है ये आपके उसमें कवर करती है सिक्योरिटीज का लीगल पॉइंट। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पाएंगे, और जो लोग ये टॉपिक कंटिन्यूअस ले रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि जब हम इस तरह पढ़ रहे हैं तो कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एडवांसेस में जब कोई भी काम करेंगे, तो वो कोई भी काम आप एडवांस में करेंगे तो इन सब पॉइंटों को अगर ध्यान में रख कर करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब जब भी मिस्टेक होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो आपका लोन खराब हो सकता है, दूसरा जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में जो जो भी पॉइंट्स छूट जाते हैं आपसे वो कवर होते हैं। तो यहाँ पर एलआरएबी में हम उन्हीं सिक्योरिटीज को लीगल पॉइंट से पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 17 जो हमारी है इसमें ये बोलता है कि लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज 1, यानी इसने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मतलब कुछ चार्जेस के बारे में उसने यहाँ बात करी हुई, कुछ चार्जेस के बारे में उसने आगे बात करी हुई। तो एक बार देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में कौन कौन से चार्जेस की बात करी है। इस वाले टॉपिक में यूनिट में उसने एक चार्ज की बात करी है। कौन से वाले की? मॉर्गेज की। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वास्ट चार्ज है, बहुत टेक्निकलिटी के साथ है। इस टॉपिक को अगर आप करेंगे तो मॉर्गेज वाला जो वर्ड है उसके सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। लास्ट क्लास में पीपीबी की जब क्लास हुई थी तो आप में से किसी ने पूछा था कि सर ये मॉर्गेज को दोबारा से समझा दीजिए, अभी समझ में नहीं आया। क्या वो इस समय क्लास में है? तो अगर वो क्लास में नहीं है तो हो सकता है वो मिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वो क्लास में नहीं है तो जब वो दोबारा क्लास सुनेंगे तो दोबारा से आप प्रॉपरली सुनिएगा कि मॉर्गेज के बारे में जो भी कवर करेंगे हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से 4 मार्क्स आपके कवर होंगे। 4 मार्क्स में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और कई बार वो डीटो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि टॉपिक का नाम अब हम लोग क्या कहें, क्या बोलेंगे इस टॉपिक का नाम? अब आप बताइए। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज सर। मॉर्गेज। इसको हम ब्रॉडली मॉर्गेज बोल देते हैं अब। ठीक है, मॉर्गेज के जितने भी लॉ रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। और जो भी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज वाली बात है, जब हमने बात ही कर ली कि हम मॉर्गेज को कवर करेंगे तो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और उनके जो डिफरेंट एक्शंस हैं उनको करेंगे। अगर आपको ध्यान है, आपने लेक्चर देखा है, तो हमें पता था कि मॉर्गेज कितने काइंड्स की होती हैं? 6 काइंड की, 6 प्रकार की मॉर्गेज होती हैं। और ये भी हमने बहुत बार बार रिपीट किया था कि मॉर्गेज कौन से एक्ट में कवर है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें जो कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, 58 से लेके 99 तक और 102 से लेके 104 तक बैंकिंग एस्पेक्ट में हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, और मॉर्गेज किस में लगता है ये आपको बहुत क्लियर पता है कि मॉर्गेज हमेशा लैंड और बिल्डिंग में ही लगता है। ठीक है, तो मॉर्गेज सबसे पहले डिफाइन कहाँ है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सेक्शन 58 में डिफाइन है, सेक्शन 58 में डिफाइन है। और 58 में यहाँ पर 58 का ए डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या होती है, अभी जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, ये 6 टाइप के आपको मॉर्गेज दिखाई दे रहे हैं, तो 58 बी इसमें कवर होता है, 58 सी इसमें कवर होता है, 58 डी इसमें कवर होता है, 58 ई इसमें कवर, 58 एफ इसमें। अभी बात कुछ क्लियर हुई? 58 के जो सेक्शंस हैं उसके ए बी सी डी ई एफ। ए में तो उसने बताया मॉर्गेज क्या होता है, लेकिन बी में बताया सिंपल मॉर्गेज क्या होता है। ठीक है, और सी में बताया कंडीशनल सेल वाला क्या होता है।
डी में बताया सुफ्रक्शरी, ई में बताया इंग्लिश, तो ई आपका इंग्लिश से आ गया, और एफ में बताया उसने आपका मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और जी में उसने बताया एनामोलस मॉर्गेज। तो ई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इक्विटेबल मॉर्गेज है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एनामोलस है। ठीक है, तो सबसे पहला सिंपल, दूसरा कंडीशनल सेल, तीसरा यूसुफ्रक्शरी जिसको हम यूसु नहीं बोलते हैं, सुफ्रक्शरी बोलते हैं, और उसके बाद है इंग्लिश मॉर्गेज, फिर है ईएम वाला, और उसके बाद हमारा एनामोलस। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं मॉर्गेज क्या डिफाइन है। देखो मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज के बारे में तो मॉर्गेज इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका लगाव, आपका जो से जुड़ाव है उस चीज को ट्रांसफर करना किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, स्पेसिफिक मैंने उसका मेंशन होगा, ऐसा नहीं होगा इस मोहल्ले में जो मेरे 5 घर हैं उसमें से कोई भी एक आपके नाम मॉर्गेज है, ऐसा नहीं, स्पेसिफिक उसमें डिटेल होगी उसकी। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, इसका गिरवी रखने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ जो मनी आपने उधार दिया है उसको कवरेज करने का होना चाहिए, यानी एज ए सिक्योरिटी होना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी ऑफ डेट होना चाहिए, टू बी एडवांस बाई द लोन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा, सबको पता है मॉर्गेज क्या होती है, लेकिन ये टॉपिक जब मैं करा रहा हूं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या, जैसे उसने बोला ऑन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज ए पिक्यूनरी लायबिलिटी, यानी 3 चीजों के लिए है। या तो आपने कोई लोन दे दिया हो या देने वाले हो, इसका मतलब जब आप लोन देते हैं तो उससे पहले मॉर्गेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। नहीं। कोई केस बताएंगे? आपने लोन नहीं दिया अभी लेकिन मॉर्गेज पहले करा लिया। एग्रीकल्चर एडवांस में जो स्मार्ट मैनेजर्स होते हैं वो लोन का पैसा पकड़ाने से पहले अपने हाथ में वो खतौनी ले आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि ये इतने रुपए में बंधक है कोई स्मार्ट मैनेजर क्लास में बैठा हुआ? या आपकी ब्रांच में कोई स्मार्ट मैनेजर है जिसके अंडर में आप काम करते हैं जो ऐसा प्रैक्टिस में कर रहे हैं? तीसरी बात, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू द पिक्यूनरी, ऐसा कोई काम जिसमें कोई लायबिलिटी हो सकती है तो उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए पहले से ही मॉर्गेज करा रखा। ठीक, द ट्रांसफरर इज कॉल्ड मॉर्गेजर एंड ट्रांसफरी इज मॉर्गेजी। ठीक है, तो ट्रांसफरर कौन होता है इसमें, बोलिए? बैंक सर, बैंक। अरे नहीं भाई, मैं कस्टमर सर। कस्टमर। ठीक है, बरोबर। ट्रांसफर ही होता है बैंक, मॉर्गेज। बैंक। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी, जिसके अगेंस्ट में दिया गया, एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। अभी बताओ किसी ने मॉर्गेज डीड देखी है? किसी ने मॉर्गेज डीड देखी है अपने बैंक में? यस सर। अच्छा, मुझे जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ जेआईबी वालों की, तो मुझे लगता है क्या इसमें बहुत कम जॉब, मतलब जिनकी जॉब बहुत कम हुई वो लोग भी हैं क्या? बड़े तो होंगे ही होंगे जिनका 1 साल या 2 साल हुआ अभी बैंक में, यस सर, ऐसे लोग भी हैं मेरा ना? 2 ही साल तो हुआ है सर, हैं, 2 ही साल हुआ है मेरा। हाँ 2 ही साल हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग ब्रांच में जो लोन की फंक्शनिंग है उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते, और जितना Yes, बड़ा बैंक होगा उतना ये चीज देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको एक सीट पकड़ा दी गई, आप उस पर बिजी हैं अपना, सुबह Yes, गए sir, अपना yes, कैश काउंटर खोला, शाम तक निपटाया और चल दिए। ठीक है, yes, sir. लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है, जो हमारी सीरीज चली है सिक्योरिटी चार्जिंग वाली, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको विद कॉन्सेप्ट और फैक्ट, तीनों चीज प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मॉर्गेज डीड क्या होता है, बैंक ने एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी लैंग्वेज बना रखी है
2, 3, 4 पेजेस की, और वो स्टैम्प पेपर के साथ आती है। यानी कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज जब आप करते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो स्टैम्प ड्यूटी के साथ उस डीड को लगाया जाता है। उसमें लैंग्वेज होती है, सारी कानूनी लैंग्वेज, कि आप ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी का ये सब कुछ है, कौन इसका राइट रखता है, कब ली थी, वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। ठीक है। तो जब भी आप हाउसिंग लोन करेंगे तो उसमें हाउसिंग लोन में केवल उसकी प्रॉपर्टी लेके काम नहीं चलेगा, केवल वकील की रिपोर्ट लेके काम नहीं चलेगा, आपको एक डीड भी उसमें क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा? मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज मॉर्गेज डीड मॉर्गेज होगा। डीड। हाँ, और ये मॉर्गेज डीड स्टैम्प्ड होती है, अनस्टैम्प्ड होती है? स्टैम्प्ड सर। स्टैम्प्ड होती स्टैम्प्ड होती है। है। और ये जो स्टैम्प्ड है वो क्या रेट रखा हुआ है? 0.5% ऑफ द एग्रीमेंट अमाउंट, लोन अमाउंट। ठीक है, लेकिन लोन अमाउंट। मैक्सिमम कितना रखा हुआ है इसको? 10,000। 10,000। ठीक है, तो इतना एस्पेक्ट क्लियर हो। अब ये बात करता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज में कौन कौन लोग हैं, तो उसमें बोला हुआ है इंग्रेडिएंट, देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी मैं अपना हक, उस प्रॉपर्टी जो मेरा हक है, इंटरेस्ट है, वो मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। और ये कौन करता है? मॉर्गेजर, जैसे मैंने बताया, बोरोवर। तो यहां से क्लियर है, मॉर्गेजर, ओनर, लेसर सब एक ही नाम है। ट्रांसफरर वो भी यही है। दूसरा, ट्रांसफर शुड बी सिक्योर द मनी पेड और टू बी पेड बाय वे ऑफ लोन। ठीक है। मॉर्गेज ऑफ लैंड वेरी सर, अब यहां पर वो आपका शुरू होता है कि मॉर्गेज ऑफ लैंड। ठीक है, मैं इसको, इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं और अभी आपसे बिना बुक देखे कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि क्या है। सबसे पहले 58A सेक्शन में मॉर्गेज डिफाइन है। 58B में कौन सा मॉर्गेज है? सब लोग जोर से बोलेंगे। सिंपल सिंपल। सिंपल मॉर्गेज। फुल मॉर्गेज। 58C में, सी में कौन सा बोलेंगे? कंडीशनल सेल। सेल। कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल। फिर अगला आता है डी। डी में कौन सा बोलेंगे? यूसुफैक्टरी। ट्रू फ्रैक्चरी। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं है, शू फ्रैक्चरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंग्लिश ई में इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज। उसके बाद एफ आता है, एफ में इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल। और उसके बाद जी आता है, इसका नाम एनामोलस है। ठीक है, एनामोलस। और आपकी ब्रांच में सबसे ज्यादा जो बात होती है वो हाउसिंग लोन वाले की ज्यादा बात होती है। ठीक है, जिसका है 5th नंबर, मॉर्गेज बाय इक्विटेबल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ठीक है, चलो अब सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं। अब एक एक अगर फर्क आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या है? सबसे पहले सेक्शन हमने बता दिया। इसमें एक बात है, विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी सिंपल मॉर्गेज में नो पोजेशन, मतलब प्रॉपर्टी किसके पास है? बोरोवर के पास है। कस्टमर। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड एग्री एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब ये देखो एक पॉइंट आ गया, एक्सप्रेसली का मतलब स्पेशली लिख करके, या इम्प्लाइडली माने मतलब इम्प्लाइड का मतलब तो वो चीज उसमें है, उसे नहीं भी लिख के दिया तो भी है। दैट इन द इवेंट ऑफ द फाइलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्गेज सेल हैव द राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। अब कहते हैं अगर आपने पेमेंट वगैरह नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चले, उस कंडीशन में प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, बेच दी जाएगी। बट अ डिक्री ऑफ ए कोर्ट, यानी कोर्ट की एक आदेश के द्वारा, इन ए सूट, किसी को जब केस चलेगा, द प्रोसीड ऑफ द सेल टू बी अप्लाइड एज सो फॉर एज बी नेसेसरी पेमेंट ऑन द मॉर्गेज। और जो पैसा आएगा, प्रोसीड्स का मतलब सेल पैसा जो आएगा, वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा आपको देना पड़ेगा बैंक को वापस। ठीक है, फिर अगला है फीचर्स ऑफ सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो पहली बात सुनो,
कि आप बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के नहीं सेल करेंगे, बैंक को बोला हुआ है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड, इवन अब आपने बेचने के बाद भी कुछ पैसा कम रह गया है, तो जो मॉर्गेजर होगा वो पर्सनली उस पैसे को देगा बैंक के, उसकी प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है, उसके बाद भी देगा। मॉर्गेज यानी बैंक हैज नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ द रेंट एंड प्रोड्यूस ऑफ द मॉर्गेज। अब इसमें एक बात खास आई है कि जो उस बिल्डिंग का किराया आया है उसे बैंक का राइट नहीं होता है, वो किरायादार बैंक के उसके प्रॉपर्टी के मालिक को ही देगा पैसा, बैंक को नहीं दे रहा, बैंक का राइट नहीं उसमें। लेकिन उस किराएदार ने उस सॉरी जो मालिक है उसने उस पैसे से या कोई और पैसे से क्या करना है, आपका लोन पे करना है। मॉर्गेज इज पुट इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट पुट। कभी भी मॉर्गेज यानी बैंक उसके पोजीशन में नहीं रहता। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अगर 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यानी एग्रीमेंट एक प्रोसेस होता है डीड का, उस डीड के थ्रू करना है। तो ये बहुत पहले अमाउंट था, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तो सारे ही डील हमारी बड़ी होती हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कंडीशनल सेल वाला। कंडीशनल सेल वाले में खास बात क्या है, उसने बोला इसको ध्यान देखिएगा, द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है दिखावटी। हाँ जी तेरी हो गई, अब ये हाँ जी तेरी हो गई, लेकिन वो एग्रीमेंट में है। ऑन डिफॉल्ट, अगर करेगा डिफॉल्ट डेट पे, तो सेल बिकम एब्सोल्यूट। द सेल यानी जो वो दिखावटी थी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। इन द केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। ये पॉइंट समझ में आया? या दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ये सर थोड़ा सा ऐसा लगा कि बड़े मजेदार चीज है, नहीं लगा? ऑन सच पेमेंट मजेदार है। being made, the sale shall become void। और अब उसमें बोलता है अगर वो पेमेंट कर देगा तो वो जो सेल हुई थी वो क्या हो जाएगी, खत्म कहानी। तो दोनों कंडीशन है। अगर वो ईमानदारी से पैसा देगा तो जो सेल हो चुकी थी वो कैंसिल, और पैसा नहीं देगा तो जो सेल हुई थी वो पक्की हो गई। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, द बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। और जब वो कहता है जब पेमेंट हो जाएगा तो बायर जो होगा उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा उसके नाम वापस। नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी मॉर्गेज ऑफ कंडीशनल सेल अनलेस द कंडीशन इज एम्बडीड इन द डॉक्यूमेंट। जब तक ये वाला सेंटेंस उस डीड में नहीं लिखा जाएगा तब तक वो कंडीशनल सेल नहीं होगी, ठीक है। आगे इसेंशियल फीचर में बोला सेल इज ऑस्टेंसिबल नॉट रियल, मनी इज नॉट पेड एग्री डेट, ऑस्टेंसिबल सेल बिकम द एब्सोल्यूट, ठीक है। अपॉन द मॉर्गेजर अप्लाइंग टू द कोर्ट एंड गेटिंग ए डिक्री। अब देखो यहाँ पे एक बात है, ये एब्सोल्यूट सेल के लिए भी उसे कोर्ट से एक डिक्री लेनी पड़ेगी। डिक्री का मतलब क्या होता है, फाइनल ऑर्डर, यानी जिसके बाद अपील नहीं हो पाए, जिसके उसको डिक्री बोला है। द मॉर्गेजर इन सच ए केस लूजेस हिज राइट टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी। और जब कोर्ट ने कह दिया तब आप वापस नहीं ले पाएंगे। और आपको एक बात बता दूं मैं, जो वो 30 ईयर वाला मामला आता है वो इसी मॉर्गेज पे लगता है। क्या मॉर्गेज पे लगता है? अगर आपने रिडीम नहीं कराया कितने साल तक, 30 years। रिडीम का मतलब वापस लेना। अगर आपने 30 साल तक उसका पैसा नहीं दिया उसकी डिमांड के, फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। आगे द मॉर्गेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर। अब जो बैंक होता है वो कहता भैया पैसा नहीं दे रहा, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक जो है वो कोर्ट चला जाएगा। किसके लिए जाएगा कोर्ट? वो फॉर फोरक्लोजर, बट नॉट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। सेल ऑफ द प्रॉपर्टी तो पहले ही हो चुकी है। वो तो कहेगा
कि मैं फोरक्लोजर कर रहा हूं, अब ये ले नहीं पाएगा मुझसे। ठीक है, आगे देखिए, फोरक्लोजर मीन्स द लॉस ऑफ द राइट purchased by the mortgager to redeem the mortgage। फोरक्लोजर का मतलब है उसके राइट को खत्म करने के लिए, उसके राइट को खत्म करने के लिए। ये इसमें पॉइंट समझ में आया? सर इसमें पोजीशन बैंक के मॉर्गेजी के पास रहती है या मॉर्गेजर के पास? वो बोरोवर के पास, बोरोवर के पास। वो पोजीशन को रिमूव करवाएगा ना, क्या कह के, इसने पेमेंट दिया है उसे छुटवाओ। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज नो पर्सनल कोवेनेंट फॉर रिपेमेंट ऑफ द डेट, देयरफॉर बैंकर डू नॉट प्रिफर। यानी वो बैंक कभी भी बोरोवर को कंपेल नहीं कर सकता पैसा दे। अगर वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो हमारे पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी है। ये पर्सनल कोवेनेंट का मतलब उसकी जिम्मेदारी, या उसको आप कानूनी रूप से बाइंड नहीं कर पाएंगे कि दे भाई, क्योंकि वो तो कह देगा मैंने क्या दे दिया आपको। मेरी आवाज अब तक लेट पहुंच रही है क्या? स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? यस सर। मेरी आवाज अब तक देर से लेट पहुंच रही है सर। यस सर। देर से सर, देर से आ रही है। अच्छा, मेरे को तो तुम्हारा तुरंत आ रही है। नहीं सर, देर से कोई नहीं नहीं सर, है, ऐसे ही बराबर चलने से। दीजिए। ठीक सही तो आ चल रही मेरे रहा है है। को सर। आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है लैग हो रही है। ठीक, नहीं सर, सही आ चलो। रही है टाइम पे। द मॉर्गेजी कैन नॉट लुक टू अदर प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजर, यानी उसने जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है बस उसी से मतलब है। ठीक है, अब आए हम कौन से नंबर मॉर्गेज पे? यूसुफ 3 नंबर। शुफ्रुक्ष, मैंने बोला यूसु मत बोलो। एक आध चैनल पे मैं देख रहा था इसको यूसुफ्रुक्शरी बोल रहे थे, शुफ्रुक्शरी। ठीक है, शुफ्रुक्शरी मॉर्गेज इज ए ट्रांजेक्शन। अब शुफ्रुक्शरी में क्या है, देखो सबसे पहला बात क्या है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी बैंक को पकड़ा दी, और जब पोजीशन हो गया तो उसमें सारे इनकम कौन लेगा? बैंक। बैंक लेगा, बैंक मॉर्गेजी मतलब जिसको दी है आपने। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने जितनी पढ़ी उसमें पोजीशन नहीं था, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्रेसली मतलब लिख करके ढंग से दे देगा, बाय इम्प्लीकेशन एंड बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज। ठीक है, लेकिन एक इम्प्लीकेशन के साथ कि भाई वो बाद में क्या होगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, सॉरी वो क्या करेगा, लिख करके दे देगा कि हाँ मैं अपने आप को, वो कहेगा कि हाँ मैंने आपको दे दी। ऑथराइज द मॉर्गेजी यानी बैंक को टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एंड टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट सच रेंट। कुछ भी उससे अगर आ रहा है तो उन सबको वो बैंक रखने का अधिकार रखता है इन द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्टली इन द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज। कुछ भी अगर देनदारी है उसके लिए एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, और जब उसका पैसा पूरा आ जाएगा बैंक का तो वापस कर देगा प्रॉपर्टी। क्या कर देगा, वापस कर देगा, यानी रिलीज कर देगा। ठीक है, उसका पोजीशन उसको वापस कर देगा। ठीक है, द मॉर्गेजी इन पुट द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी हियर बाय पोजीशन इट इज मीन द लीगल पोजीशन, हाइपोथिकेशन नहीं है, लीगल पोजीशन है, नॉट द फिजिकल पोजीशन। केवल फिजिकल पोजीशन नहीं है, लीगल भी है, दोनों है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द मॉर्गेजर में कंटिन्यू टू एंजॉय फिजिकल पोजीशन यानी एज द लेजी ऑफ द मॉर्गेज। अब देखो, अगर मान लिया वो मॉर्गेजर अपने पास रखता है तो वो किस हैसियत से रखेगा, एज द लेजी, लीजी बोलते हैं। एज द लीजी का मतलब कि बैंक ने उसको किराएदार रख दिया उस पे। मेरी बात समझ में आई? बोरोवर ने बैंक को दी प्रॉपर्टी कि भैया इसको
रख लो, अब इसका किराया करते रहो। बैंक ने वापस उसको दे दी कि भाई यूज कर लो, लेकिन 50,000 रुपये महीना उसको क्या दे देना, किराया देना। तय कर लिया आपने, ठीक है। और द मॉर्गेजर में बी द केयर टेकर, और कभी कभी उसको केयर टेकर की तरह रख लेती है। और प्रॉपर्टी डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पे द रेंट टू द मॉर्गेजी, और जो भी उसमें किराएदार होंगे उनका किराया बैंक ही लेगा। हाउएवर डीड मस्ट कंटेन ए क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एंड ऑथराइजिंग हिम टू रिटेन सच। तो अभी जो बोरोवर ने वापस उसमें अपना कब्जा रखा हुआ है, इस प्रॉमिस के साथ रखा हुआ है कि अगर ये मांगेगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। द mortgagee has the right to receive the rents and profits accruing from the property. Such rent and profit are part thereof may be appropriated in lieu of interest or in payment of the mortgage money of the। तो यहां बोला है कि उसका रेंट प्रॉफिट जो भी हो रहा है, और प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ रही है, सच रेंट प्रॉफिट एंड पार्ट देयरऑफ मे बी अप्रोप्रिएटेड इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसका ब्याज बन रहा है, उस ब्याज के अगेंस्ट में उसको, या उसकी जो मॉर्गेज मनी है उसके अगेंस्ट में वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अनलेस देयर इज ए पर्सनल कोवेनेंट फॉर द रिपेमेंट। अभी हमने ऊपर एक कंडीशनल सेल वाला पढ़ा था, कंडीशनल सेल वाले में पर्सनल कोवेनेंट थी? नहीं थी सर उसमें। नहीं थी। इसमें कह रहा है हाँ। अनलेस देयर इज, यानी एक क्लॉज अगर लिखा होगा तो होगी। अनलेस ए पर्सनल कोवेनेंट फॉर द रिपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द मॉर्गेज। अगर उसमें स्पेशली लिखा होगा कि इसके बाद भी पर्सनल कोवेनेंट होगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन तो ले रखा उसने अपने पास और वो लीगल पोजीशन है। देयरफॉर द मॉर्गेज कैन नॉट स्यू द मॉर्गेजर फॉर रिपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट, यानी वो कभी भी उस व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता। Therefore the mortgagee cannot sue, यानी जब पर्सनल कोवेनेंट नहीं है या तो स्पेशली लिख दिया जाए, और अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो केस भी नहीं कर सकता। नॉर कैन ही sue mortgager for the sale of the foreclosure of the property, तो फोरक्लोजर वाला भी नहीं करेगा जो कंडीशनल सेल वाले में करता है। देयर इज नो लिमिट इस टाइम स्पेसिफाइड एंड mortgagee is to remains the possession of the property until the, यानी इसमें 50 साल 100 साल 200 साल कुछ भी हो वो कर सकता है। जो पैसा उसने दिया हुआ है उसके बदले में उसने पोजीशन लिया हुआ है, जब वो पैसा वापस कर देगा तो उसका पोजीशन वापस कर देगा। द ओनली रेमेडी फॉर द मॉर्गेज इज टू रिमेन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी जो बैंक है वो उसके पोजीशन में रहता है। पे देमसेल्फ आउट ऑफ रेंट, और जो भी पैसा चाहिए उसके किराया वगैरह से ले लेता है। इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू स्यू फॉर रिडेम्पशन, अब मॉर्गेजर कौन है? बोरोवर है। वो रिडेम्पशन के लिए क्लेम नहीं करता। कितने साल में? 30 इयर्स। अगर 30 साल तो में नहीं जो करते फोरक्लोजर वाला कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेल में था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। रिडेम्पशन वहां पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है। कंडीशनल सेल वाले में पहले से कागज आपके नाम बन जाते हैं, ठीक है। इस वाले में कागज के साथ साथ आप पोजीशन भी ले रहे हैं। तो अगर आपने कागज बना दिए, ये पोजीशन और कागज दोनों कर लिए, तो बोरोवर को वो वापस लेने हैं, और वापस लेने को क्या बोलते हैं, क्या प्रक्रिया बोलते हैं? रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, ठीक है, या फोरक्लोजर कि भैया पूरा निपटा दो, ठीक। द मॉर्गेजी बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सर ये बैंक बैंक जो है, कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी पे हमें कौन से वाला मॉर्गेज लगाना है? हाँ अब बात आती है बैंक, तो बैंक लेता ही नहीं है अलग ये वाला मॉर्गेज। हाँ इसमें लिख सर ये दिया वाला सर जो बैंक बता में। रहे हैं 30 इयर्स कौन वेट सर, करेगा अगर रियलाइज करने के लिए प्रॉपर्टी? नहीं वो इसलिए करते हैं बैंक, अगर 30 कहीं उसने years तक ये अगर सुनो, ये बैंक 30 ईयर की चेन इसलिए मांगता है, कहीं उस बोरोवर ने ये वाली मॉर्गेज तो नहीं कर दी कहीं पे। तो उस कंडीशन में वो 30 साल तक अगर कहता है किसी ने नहीं करी है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी ठीक है, उसने कहीं पर भी वो गिरवी नहीं करी है। और अगर करी भी है तो उसको कोई लेने नहीं आएगा।
क्योंकि कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है। अच्छा, बैंकर डू नॉट प्रीफर द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज सर, फॉलोइंग क्या है? एक तो पर्सनल कि आप उस पर डंडा नहीं चला सर ये सकते। बोलिए बोलिए, चलो सर ये बोलो। सुफ्रैक्चरी में अगर आप ऊपर वाली लाइन में ये लिखा है क्या कि अगर बोरोवर जो है वो अगर ये नहीं बैंक को पूरा अगर रिपेमेंट नहीं कर पाता है 30 साल के पहले तो बैंक ओनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का? नहीं, ये लास्ट वाली लाइन सर। ना ना ना, उसके लिए तो मैं बताऊं आपको, इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू सू, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड एंड मॉर्गेजी इज टू रिमेन इन पोजीशन। वो कितने साल तक भी रह सकता है, कितने साल तक भी बैंक उस पर कब्जा रख सकता है। और अगर मॉर्गेजी को उस पोजीशन में रखना है, वो कहता है द ओनली रेमेडी फॉर द मॉर्गेजी इज टू रिमेन इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड पे देमसेल्फ आउट ऑफ रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है कि उसका जब तक वो रहना चाहता है रहेगा, लेकिन उसका वो जो भी गुजारा भत्ता करेगा उसके रेंट से ही करेगा, उससे कुछ नहीं मांगेगा। इफ मॉर्गेजर फेल्स, वो आपके पास ये वाली आया लाइन ही सर। नहीं 30 साल तक कि लो भैया अपना पैसा वापस लो और मेरी चीज मुझको वापस कर दो, 30 सर साल इसका तक नहीं आया तो बैंक ही होगी, समझ लो। सर इसका मतलब ये है कि बैंक हाँ यही बोल रहा था पोजीशन मैं, में क्यों आ इसका मतलब जाएगा? फिर ओनर तो बन जाएगा लेकिन वो सेल नहीं करेगा प्रॉपर्टी को 30 साल तक, और उसका जो भी बैंक का जो ड्यू अमाउंट है वो रियलाइज करेगा वही रेंट और प्रॉफिट के थ्रू, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल, प्रॉपर्टी बैंक 30 इस साल तक प्रॉपर्टी सेल को नहीं ले करेगा, रहा है, होल्ड इसलिए ले करेगा। रहा है कि मैं कल को सेल कर दूंगा। 30 साल तक तो उसे वेट करना ही होगा बैंक को, और 30 साल के बाद मॉर्गेजी बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर, यानी ओनरशिप उसके पास कब बैंक ही आएगी? ओनर हो गया ना सर फिर। हाँ, बैंक हो गया बिल्कुल। 30 आगे साल के बाद देखिए, फिर वो सेल करे चाहे जो मर्जी करे। जो मर्जी, वो तो फिर जब ओनर हो गया तो क्या करे। एज द मॉर्गेज मनी कैन बी रिकवर्ड ओनली बाय द एप्रोप्रिएशन रेंट और प्रॉफिट, इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर। और केवल किराए से उसका पैसा वसूल पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। अब आया हमारा मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक है। अब इंग्लिश मॉर्गेज आया। इंग्लिश मॉर्गेज में कहता है इज ए ट्रांजेक्शन in which the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to the provision that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money। तो अगर हम बात करें, हम लोग बैंक में कौन सी मॉर्गेज करते हैं एग्रीकल्चर केस में, क्या आंसर दोगे? सिंपल मॉर्गेज सर। सिंपल करते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉर्गेज को क्यों नहीं करते? कौन सा पॉइंट हमें रोक रहा है इस बात से? डेट एंड ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी सर। हाँ, वो कह रहा है कि एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। वो पहले ही क्या करता है, एक तो अपने आप को बाइंड करता है कि भैया मैं इसका पैसा दूंगा, और ट्रांसफर भी कर देता है, लेकिन फ्यूचर डेट पे अगर वो पैसा दे देगा तो बैंक क्या करेगा? इसको, ये गोला करा मैंने, रीट्रांसफर करेगा। यानी पहले एक पूरी डील हो गई है, जमीन जो है बैंक के पास आ चुकी है, लेकिन जब वो पैसा देगा तो जमीन उसको वापस रीट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जबकि सिंपल मॉर्गेज में क्या था कि वो उसको राइट दे देता है, किस बात के, कि भाई ये जमीन आपके वहां है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं सिंपल मॉर्गेज में क्या बात थी। विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन। हाँ, विदाउट डिलीवरी एंड पोजीशन है, देखो, विदाउट डिलीवरी द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। लेकिन मॉर्गेजर ने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ठीक है। तो सिंपल मॉर्गेज एग्रीकल्चर के केस में होती है, और ये जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो जब अंग्रेज या इंग्लिश कंट्री में ऐसी प्रैक्टिस होती है, हमारे इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये एक बात बता दूं मैं, ये इंग्लिश मॉर्गेज की तरह हमारे वहाँ जो साहूकार लोग गांव में लोन वगैरह देते हैं किसी को या शहर में, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। जब वो पैसे देता है तो ईमानदारी से वो वापस उसके नाम कर देते हैं, ठीक है। सर इंग्लिश आगे। मॉर्गेज में तो ओनरशिप इस- ट्रांसफर बाय वे ऑफ रजिस्ट्री होगा।
हाँ बिल्कुल, ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर उसी इस तरह होता है इसमें, मतलब रजिस्ट्री होगी प्रॉपर, चार्जेस बहुत लेकिन हाई उसमें कंडीशन होगी अगर ये पैसा वापस देगा तो मैं रीट्रांसफर करूंगा। पर सर चार्जेस बहुत मतलब हाई बाद में वो ये नहीं कह सकता, हाँ बाद में वो ये नहीं कह सकता कि भैया आप रहने दो, भूल जाओ, पैसा जो मैंने दिया था अपने पास रख लो, प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई अब। सर लेकिन इसमें मतलब क्या मतलब टाइम लिमिट कुछ होगा ना कि इस टाइम तक वो पैसे वापस करेगा तो नहीं नहीं कोई, कुछ और नहीं। हाँ अगर अल्टीमेटली बात आएगी तो 30 साल फिर आगे, सर ये क्योंकि लास्ट लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन बोलते में 12 ईयर्स से। 30 ईयर 12 ईयर तो बैंक के चार्ज होते हैं, और बैंक के जो बैंक फॉर चार्ज लगाता है फाइलिंग उस चार्ज की जो जो ईएमआई की डेट होती है उसके Okay, 12 sir. ईयर तक उसे केस करना पड़ता है। फॉर फाइलिंग सूट। अच्छा सर, मॉर्गेज उतने ही टाइम के लिए तो होगा ना जितने टाइम का लोन चल रहा है। अब मान लिया जैसे हमने उसने 30 लोन 30 साल का लिया और फिर भी 5 साल आगे बढ़ा दिया तो जब रीपे तक नहीं ड्यू किया है तो ये मान लो, इंटरेस्ट पीरियड तक लोन चलेगा। हाँ हाँ जब तक ड्यू है तब तक चलेगा, ठीक है। सर मान और लीजिए वो लोन 30 हैं? साल का है और हाँ वो लोन 30 साल का है और वो 50 या 60 इयर्स के बाद रिपे करता है तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी फिर बोरोवर के नाम, हाँ क्योंकि इसमें है कि बैंक में जब फैसिलिटी जब है, पैसे बैंक दे में देगा हाँ वो बैंक में रिट्रांसफर हो फैसिलिटी है जाएगा। ना, बैंक में क्या फैसिलिटी, आपका कोई 30 साल भी हो गए लोन को, 10 साल बाद भी देगा तो आप वापस कर देते हो ना प्रॉपर्टी उसको। सर टाइम का तो एक लिमिट है ना कि इतने टाइम का लोन है, हाँ आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। नहीं लोन एक्सटेंड नहीं हो रहा, आपका एनपीए चलेगा वो, एनपीए रहेगा ना फिर तो। हाँ एनपीए चलेगा, ठीक है। चलो इसके फीचर देखते हैं। इट प्रोवाइड फॉर पर्सनल कोवेनेंट टू पे ऑन ए स्पेसिफाइड डेट नॉट विद स्टैंडिंग एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो यह बोले कि एक तो बोल रहा पर्सनल कोवेनेंट है उसका कि भैया तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उस तारीख तक अगर नहीं लाओगे तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि अब मैं वापस नहीं करूंगा। देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द मॉर्गेजी, यानी बैंक को ट्रांसफर हो जाती है, जो अभी बोल रहे हैं ट्रांसफर एंड रीट्रांसफर। However, such absolute transfer is subject to the provision that property shall be reconveyed to the mortgager. ठीक है? The mortgagee can sue the mortgager to recovery of the money, can obtain decree. और उसको क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को जो उसके नाम आ गई उसको सेल करने के लिए क्या ले सकता है, कोर्ट से एक डिक्री ले सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा ये जो है एफ, क्या होता है, जी होगा ना, इक्विटेबल मॉर्गेज। हाँ बी सी। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, अगर वो बोल रहा है कि कोर्ट से सेल करने के लिए डिक्री ले सकता है तो उसके बाद अगर वो पैसे देता है तो रिट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी? जब तक वो सेल नहीं करता, जैसे ए बोरोवर है, ए ने बी को बैंक को प्रॉपर्टी दे दी, ए ने पैसा नहीं दिया तो बी ने सी को सेल कर दिया। अगर सी को सेल कर दिया तब ए का बी पे राइट कुछ नहीं रहता, जब तक सेल नहीं किया है तब तक वापस ले सकता है उससे, ऐसा देकर। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट, इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो इसमें सेक्शन एफ कहता है, और यहां पर बोला कि जो टाउन्स हैं कलकत्ता चेन्नई वगैरह वगैरह, एंड इन एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में by notification official gazette specify in the behalf of the delivery or creditor on his agent document attaining property with the intent of the create the security thereon। बड़ा लंबा सेंटेंस है, छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आपको इक्विटेबल मॉर्गेज करना है तो उसके लिए सारे प्लेस ऑथराइज नहीं है, केवल वो प्लेस ऑथराइज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में इशू किए हुए हैं। आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी आपकी तहसील्स होती हैं या सिटी होते हैं उनको ऑथराइज कर देती है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो शहर तो नहीं है लेकिन वहां पे इंडस्ट्री है या वहां पे कुछ ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जहां पे इक्विटेबल मॉर्गेज करने की जरूरत पड़ रही है, उनको भी नोटिफाई कर देती है, चाहे वो छोटी जगह भी हो। मेरा पॉइंट समझ में आया किसी को? यस सर।
जी सर। repeat कर दीजिए। यानी इक्विटेबल मॉर्गेज सिर्फ वही हो सकता है जो जगह स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की, ठीक है। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका वो यहीं से आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अगर आपको इक्विटेबल मॉर्गेज करना तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, यानी डीड होनी चाहिए जो आप रख रहे हैं अपने पास, जिसको हम टाइटल डीड बोलते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल है, टाइटल डीड बोलते हैं, ठीक है। और बाय वर्च्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इफ ए पर्सन हैज ए राइट टू पीसफुल पोजीशन, यानी जिसके पास उसका पीसफुल पोजीशन, कोई लड़ा झगड़ा नहीं है, इंजॉयमेंट कर रहा है उस पे, तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल डीड। In case of Syndicate Bank and Modern Tile and City Works, it was explained that learned judge document of title deed means legal instrument है ये, to which proves जो आपकी right को prove करता है किसी particular property, essential feature। अब यहाँ मैंने बोला ये दोबारा लिख दिया है, town specified by the state government, वहां पर हो सकती है, ठीक है। The title restriction refers to the place where the title deeds are delivered and not to the situation of the property of the mortgage। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसका जो केस जाएगा, अगर डिस्प्यूट होंगे तो कहाँ जाएगा पता है? इसका जो केस जाएगा वो सिर्फ कौन सी जगह में जाएगा? जहां पर क्या हुआ है? प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, जहां पर टाइटल डीड को डिलीवर किया गया है, नॉट टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज। प्रॉपर्टी कहाँ है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बोला हाउएवर द टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस रेफर टू द प्लेस वेयर, कौन सा वाला? मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए, यानी प्लेस इंपॉर्टेंट करता है, जहां काम हो रहा है, जहां की प्रॉपर्टी है उससे कोई कंसर्न नहीं है। टू क्रिएट मॉर्गेज देयर मस्ट बी 3 इंग्रेडिएंट। क्या होना चाहिए? एक कर्जा होना चाहिए, डेट, डिपॉजिट होनी चाहिए, और एन इंटेंशन मींस उसने आपसे 10 लाख रुपए लिए और अपने कागज आपको दिए और चला आया, तो भी मॉर्गेज पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे साहब इन्होंने तो हमें जबरदस्ती कहा था कि 10 लाख पकड़ो, एक कागज यहाँ साइन करो और मॉर्गेज हमें दे दो, हम चले आए डर के मारे। तो इंटेंशन कैसे होगी? अगर आपकी ब्रांच में कोई अच्छे फील्ड अफसर या जानकार लोग हैं तो आप देखना, हाउसिंग लोन के बाद एक चिट्ठी बोरोवर आपको भेजता है। किसी ने देखी है बात? डिक्लेरेशन लेते हैं सर, डिक्लेरेशन लेते हैं। हाँ, वो चिट्ठी बोरोवर अपने घर जाता है, वहां से स्पीड पोस्ट करता है, और वो चिट्ठी बैंक में रखी जाती है कि भैया ब्रांच में तो हमने इसे डराया था, लेकिन घर में जाके भेजा है इसने, तो उसको बोलते हैं द इंटेंशन दैट डीड शेल एक्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट, ठीक है। सर ये कौन सी लेटर होती है? इसको कई बैंकों में एनेक्चर ए, कई बैंकों में कंसेंट फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज, अलग अलग नाम से बोलते हैं। और ये इक्विटेबल मॉर्गेज डीड से अलावा एक लेटर होता है, कई बैंक तो सिंपल लिखवा के भी ले लेते हैं, लेकिन वो बाई पोस्ट आएगा आपके पास। बाई पोस्ट होने का मतलब कि उसने बाहर जाके भेजा है, और जो बाहर जाके भेज रहा है इसका मतलब अपने मन से कर रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, एनामोलस मॉर्गेज। अच्छा, इसमें केस में पूछ लेता हूँ जो 2 नंबर का आता है, यही पूछ लूं? Sir, one doubt, sir. हाँ बोलिए। Sir, in equitable mortgage, whether we are taking loan from Andhra Pradesh and doing mortgage at Uttar Pradesh, that is possible, sir? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था। यहाँ देखिए जरा, जो मैं कह रहा हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिएगा। आपका जो प्रॉपर्टी है आपका एक विलेज में, विलेज ए, ठीक है। जॉब आपका दिल्ली में,
और बैंक आपका विलेज में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या लोन होगा? होगा सर। होगा सर। यस, ठीक है। अब आप देखिएगा, प्रॉपर्टी आपकी वही है, जॉब आपका दिल्ली में है और बैंक आपका बॉम्बे में है, होगा? नहीं सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? जब आप इस होगा ना सर, विलेज पे कहीं देने भी को कर सकते तैयार हैं हैं, मॉर्गेज तो। बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका प्रॉपर्टी भी विलेज में है, जॉब भी विलेज में है, लेकिन विलेज ए, विलेज बी और बैंक आपका विलेज सी में, तो होगा? इसमें नोटिफाई होगा तो होगा सर। अगर नोटिफाई किया हुआ यहाँ मॉर्गेज कर सकते हैं तो होगा। होगा सर। मैं अभी मॉर्गेज की बात नहीं कर रहा आपसे। मैंने मॉर्गेज कहाँ बोला? लोन की बात मैं बोला लोन होगा या नहीं होगा? होगा सर, लोन तो होगा। होगा। यानी लोन देने में प्रॉपर्टी कहाँ है, जॉब कहाँ है और बैंक कहाँ, से कोई कंसर्न नहीं है। केवल कंसर्न अगर है, प्रॉपर्टी मस्ट बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करता हूं मॉर्गेज। मॉर्गेज कहाँ होगा? ये फर्स्ट नंबर लोन का मॉर्गेज कहाँ होगा, सेकंड नंबर का कहाँ होगा और थर्ड नंबर कहाँ होगा? जहां पर बैंक है सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप कहाँ मॉर्गेज कर लेंगे? बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में। इन दोनों केसों में, फर्स्ट और थर्ड केस में, अगर आपका विलेज क्या है, नोटिफाइड है, तो मॉर्गेज होगा। अगर आपका विलेज, ये विलेज का मतलब बैंक, ब्रांच नॉट नोटिफाइड है, तो क्या होगा? नहीं। तो इस कंडीशन, थर्ड कंडीशन में वो क्या करेगा? नियर बाई ब्रांच में जाएगा और क्या क्रिएट करेगा? यानी अगर आप बहुत इंटीरियर में छोटी सी ब्रांच में 5 करोड़ का लोन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इक्विटेबल मॉर्गेज कहाँ क्रिएट कराना होगा? जो आपके नियर बाई ब्रांच है। ऐसी ब्रांच है जो नोटिफाइड है, या आपके रीजनल ऑफिस ने बोला है कि आसपास की सारे गांव की हाउसिंग लोन की मॉर्गेज ये वाली ब्रांच करेगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। मेरा जो पुराना एक्सपोजर है, जब आप यूट्यूब, जब रिजल्ट आता है और यूट्यूब में जो बच्चे कमेंट करते हैं, वो बता देंगे आपको। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। आपको पता है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जेईई में, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपका वो डाउट दूर हो गया, वो जो पूछ रहे थे अभी। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब आती है एनामोलिस। तो एनामोलिस में बोला कि जो सिंपल मॉर्गेज नहीं है, कंडीशनल सेल नहीं है, स्यूफ्रक्चर नहीं है, इंग्लिश नहीं है और डिपॉजिट नहीं है, तो इसका मतलब एनामोलिस है, ठीक है। इट मस्ट बी मॉर्गेज एज डिफाइंड सेक्शन 58 ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट। इट इज नेगेटिवली डिफाइंड एंड शुड नॉट बी एनी वन ऑफ द मॉर्गेज लिस्टेड। तो नेगेटिव का मतलब है कि जिसकी डेफिनेशन में ही है कि इनमें से जो ना हो, जो हो नहीं, जो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको नेगेटिवली डिफाइन बोलते हैं। एनामोलस मॉर्गेज आर यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉर्गेज। कई बार क्या होता है कि सिंपल और
स्यूफ्रक्चरी मॉर्गेज एक साथ कर ली किसी ने। मींस सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, उसने खाली पोजीशन। अपनी हाँ। कंसेंट दे दी और सिंपल मॉर्गेज हो गई। और स्यूफ्रक्चरी में पोजीशन भी दे दिया उसने। पोजीशन भी दे दिया। ऐसे ही स्यूफ्रक्चरी मॉर्गेज के साथ कंडीशनल सेल भी आ गया। ठीक है, चलो मेरिट और डिमेरिट ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज। तो सबसे पहली बात है कि इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज में बहुत ज्यादा मॉर्गेज एक्सपेंसेस नहीं लगते, जबकि सिंपल वाली में लगते हैं। फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व बहुत कम होती है, कोर्ट वोट नहीं जाना पड़ता है, न कि चिट्ठी भेजनी पड़ती। डीमेरिट क्या है, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया बोरोवर ने, तो आपको सेल के लिए ऑर्डर लाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया जब से क्या आ गया हमारा सरफेसी एक्ट। सरफेसी आ गया, तो ये वाली बात भी अब उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं रह गई। ठीक है, वेयर द बोरोवर इज होल्डिंग द टाइटल डीड इन इट्स कैपेसिटी एज ए ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी की कर लिया आपने मॉर्गेज डीड, तो वहां पे क्या होगा, द क्लेम ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट विल प्रिवेल ओवर एनी इक्विटी। यानी सबसे पहले जो बेनिफिशियरी लोग हैं उनका अधिकार बैंक से पहले आ जाएगा। द बोरोवर में क्रिएट सब्सिक्वेंट लीगल मॉर्गेज, यानी वो क्या करेगा, आप क्यों भी कर देगा, एक और कर देगा, एक और कर देगा। तो उस कंडीशन में भी क्वेश्चन आपका आता है कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बोलो। जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया है। ओरिजिनल रखा है, जिसमें ओरिजिनल रखा है, जिसने पहले किया होगा। तो इसमें बोला हुआ है द मॉर्गेज बाय डिफॉल्ट डीड प्रिवेल्स अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट मॉर्गेज रिलेटिंग टू सेम प्रॉपर्टी। तो अगर टू प्रॉपर्टी होंगे तो पहले वाले को मिलेगा। हाउएवर, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ दिस टाइप, इक्विटेबल मॉर्गेज शुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल। तो इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए ओरिजिनल टाइटल डीड ली जाती है इसीलिए। लॉ इन इंग्लैंड स्लाइटली डिफरेंट बिटवीन इक्विटेबल मॉर्गेज एंड लीगल मॉर्गेज। नाम दिया लीगल। The latter prevails even though it is affected subsequently. The law regarding this is between the law and equity. Law prevails as between the equity and the prior to the. तो यहाँ पर बोला कि इस वाले बोला कि अगर किसी ने इक्विटेबल मॉर्गेज करी और उसके बाद सिंपल मॉर्गेज करी, उसमें भी बोला जिसने पहले क्रिएट किया है उसका राइट रहेगा। पता लगा उसने सिंपल मॉर्गेज पहले क्रिएट कर ली और आप बैंक में गए, मतलब आपके बोरोवर आया, उसने अपनी रजिस्ट्री दे दी आपको। आपको पता है सिंपल मॉर्गेज करने के लिए रजिस्ट्री देने की जरूरत होती है या नहीं होती है, आप बताएं। नहीं होती। नहीं होती है। नहीं तो पहले होती। तो वो बैंक में जाके सिंपल मॉर्गेज करा के, रजिस्टर्ड मॉर्गेज करा के कराया, और बाद में आपको ओरिजिनल दे दी कि भैया दूसरी बैंक में चला गया। तो इसमें बोला है कि भाई पहले जो होगा उसको मान लेंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि इक्विटेबल मॉर्गेज और प्लेज में क्या फर्क है। सबसे पहली बात है, मॉर्गेज जो होता है कौन सी प्रॉपर्टी पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। हाँ, प्लेज किसके लिए होता है, गुड्स के। और प्लेज में जो होता है प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप रिमेन विद द प्लेजर, यानी बैंक के पास आ जाता है। मॉर्गेज में अलग अलग टाइप का है। ठीक है, पॉनी हैज स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्लेज्ड एंड कैन सेल द सेम इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट। प्लेज में बिना कोर्ट के सेल कर सकता है। मॉर्गेज में क्या करना पड़ेगा, उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन सरफेसी लगाएगा तो कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। पॉनी हैज नो राइट फॉर फोरक्लोजर, ही कैन ओनली सेल द प्रॉपर्टी। यानी वो कभी भी गुड्स जब आप रखते हैं उसको कभी भी ये चिट्ठी नहीं दे सकते कि भैया अब तो भूल जा, लेकिन सेल कर सकते हैं। मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेज में आपको फोरक्लोजर का एक्शन करना पड़ेगा कि भैया वो लेने नहीं आ रहा, अब तो तुम भूल जाओ, तुम लेने नहीं आए इसलिए भूल जाओ। यहां पर क्या है, वो जब तक चाहे रखता रहे लेकिन फोरक्लोज नहीं कर सकता, उसका राइट नहीं खत्म कर सकता। कौन से केस में, प्लेज में। जमीन में उसका राइट खत्म कर सकता है अगर टाइम पूरा हो गया तो। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है। सेल कर दिया, टाइम पूरा हो गया तो सर प्लेस्ड गुड्स भी तो सेल कर ही सकता है बैंक। हाँ, तो मैं कहता रहा हूँ कर सकता है। अगर टाइम पूरा हो गया तो कहता रहा ही सर, कैन ओनली सेल तो हाँ। कर सकता है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकता आप कल मत आना। तो अगर बेच दिया फिर तो वैसे भी अधिकार नहीं रहा ना उसका।
हाँ अधिकार नहीं रहा। हाँ लेकिन इस वाले में, मॉर्गेज वाले में सेल भी नहीं कर रहा बैंक, लेकिन उसको भी दखल कर दिया, बेदखल कर दिया। चलो एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां से आ सकता है। क्या बोला? प्रायोरिटी ऑफ मॉर्गेज, प्रायोरिटी टू, कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी अगर 2 लोग करते हैं तो क्या बोलते? तो इसमें बोला जनरल रूल by a person at different time or over the same movable property as between such right, each later created right is subject to the right previously created। यानी पहले वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं। which may further see has how the rule। अब कैसे करता है? अब इसने बोला कि अगर किसी ने रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में काम किया हुआ है, क्या बोलता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन बट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। अब सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कई सारी डेट होती हैं। डेट होती है लोन की, डेट होती है डॉक्यूमेंट की, और डेट होती है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो 3 डेट हो गई। तो अलग अलग डेट्स हैं। अगर मैं इसमें डेट लिखना चाहूं 31 21 21, ठीक है, डॉक्यूमेंट की डेट में फिलहाल सेम दे देता हूं। इसको मुझे 0 करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम ज्यादा दिन बीते नहीं है ना, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, 20 कर दिया। रजिस्ट्रेशन इसने कराया 12 फरवरी 20 को, और एक ने कराया, दूसरा केस है, लोन इसने दिया 28 जनवरी 20 को, और रजिस्ट्रेशन इसने कराया 18 फरवरी 20 को। डॉक्यूमेंट भी इसने 28 को ले लिए थे। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की सर। फर्स्ट वन पे सर। दूसरे वाले की। सेकंड वाले की सर। उसने 28 बोला जनवरी को। कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एग्जीक्यूशन कब किया था उसने? ये देखो लाइन पढ़ाऊं। 10 आर डॉक्यूमेंट executed earlier through registered letter then other has priority over the document executed later। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, अब बोलता है अगर 2 लोग आ जाए, जिसने एक ने रजिस्ट्रेशन कराया और एक ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उस कंडीशन में क्या होगा? लेट अस नो नाउ डील विद द सिचुएशन। तो इसको हम पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, वैसे ही बता देता हूं आपको। विच रिक्वायर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ लैंड, देयर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस। तो एक तो पोजीशन, एक तो बोला कुछ ऐसे डीड होती है जिसमें पोजीशन होता है। तो देखो जिसमें पोजीशन होता है तो उसमें राइट किसका होता है? हमेशा पहला, जिसके पास पोजीशन पहले से है। ठीक है, दूसरा, देयर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन सिस्टम फाउंडेड अपॉन दो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। तो कहते हैं जब भी जस्टिस की बात होती है, जस्टिस और इक्विटी दोनों को ध्यान में रखे, विच इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस इनेक्टमेंट, मतलब कोई और कानून ना आ जाए, तो इंडियन जजेस आर बाउंड टू एडमिनिस्टर एंड विच हैज बीन मोस्टली बोरोड फ्रॉम द। तो इंडिया के जितने भी कानून कहां से बने हुए हैं? अंग्रेजों से बने हुए। तो इसने बोला द फर्स्ट एक्सेप्शन is that contained in section 50 of registration act, which under certain circumstances allow a registered mortgage priority over unregistered priority। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं ऐसा करता हूं, इस केस को नॉन रजिस्टर्ड कर लेता हूं। नॉन रजिस्टर्ड यानी इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इस कंडीशन में 1 और 2 में किसकी प्रायोरिटी होगी? 1 की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिसने करा लिया, अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन काम करती है, और दोनों में से एक अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन वाला पहले काम करेगा। ठीक है, हाउएवर इट मे नोटेड दैट एक टाइम पीरियड होगा ना सर इसका रजिस्ट्रेशन का। मान लीजिए वो भी 1 साल बाद करवाता है तो फिर भी, हाँ, अगर वो
नहीं नहीं, अगर वो टाइम के बाद कराता है, 30 दिन के टाइम के बाद कराता है, सपोज कीजिए वो कराएगा 24 मार्च में, पर यहाँ पे थोड़ी सी अभी एम्बिग्यूटी आ गई है। आपको मालूम है कि ये इसने सरसाई ने रजिस्ट्रेशन का 1 महीने वाला क्लॉज हटा दिया है। नहीं सर। सर अभी हाँ इमीडिएट सर, करना कुछ है सर। हुआ, चेंजेस हुआ है उसमें कुछ। अभी इमीडिएटली करना है। पहले वो 30 दिन का कुछ कॉन्सेप्ट चलता था उसमें, फिर पेनल्टी के साथ करता था वो ना। अभी शायद पेनल्टी वगैरह हटा के उसने बोल दिया कि भाई जब चाहो करा लो बस, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो किसको नुकसान होगा? बैंक को। बैंक को नुकसान होगा अगर टाइम से नहीं कराएगा तो। ठीक है, तो सर इसने ये बोला पहला हुआ है, वाला केस एक बार और बताइएगा। फर्स्ट वाला केस जो ये डेट रजिस्टर्ड दोनों है और सेकंड वाले को प्रायोरिटी दी गई है, इसको एक बार और बताइए। उसने एग्जीक्यूशन कब किया, डॉक्यूमेंट कब भरे, दोनों रजिस्टर्ड हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जिसने पहले भरे हुए या जिसने पहले एग्रीमेंट किया हुआ उसको प्रायोरिटी मिलेगी। हो गया सर, इसमें डेट वाला देखना है इसमें। ये 12 फरवरी 2020 को हुआ है ना, जो 30 जनवरी 2020 को लोन हाँ साइन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सेकंड मतलब वाले उसने को कैसे रजिस्ट्रेशन प्रायोरिटी पहले मिलेगी? कराया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब हुआ था? अगर दोनों ही लोग 12 को कराते तो भी ये सेकंड वाला ही विन हो जाता। चलो, अगर कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बोला 4 to 5 मार्क्स दे सकता है कहीं पे भी, आपको प्रमोशन एग्जाम में, बैंकिंग में, कभी 2 साल बाद 5 साल बाद आप बैठे हो मॉर्गेज करने, तो ये सब बातें। और मजे की बात है, इसमें जितनी बातें हैं सब कॉन्सेप्चुअली बातें आ रही हैं, आ रही है नहीं आ रही? यस सर। However, it may be noted that prior mortgage by deposit of title deed is not affected by subsequent registered mortgage. अब इसने एक और नई बात बोल दी कि अगर आपने कौन से क्या किया हुआ है, इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, और इक्विटेबल मॉर्गेज में बोला कि जिसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। यहां देखिएगा, however, it may be noted the prior mortgage by deposit of title deed is not affected by subsequent registered mortgage, यानी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, as the same need not register, this is provided in, इसमें एक लाइन, however it may be noted that prior mortgage by deposit is not affected by subsequent, हाँ यही बोला, अगर आपने ईएम कर ली है और दूसरे वाले ने क्या कर ली, रजिस्टर्ड कर ली है, तो कौन जीतेगा इसमें हमेशा? रजिस्टर्ड पहले वाला, नहीं नहीं, पहले वाला, क्योंकि ईएम के लिए जरूरी नहीं है ना रजिस्टर्ड करना। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल दिए थे वो तो ऐसी लैंड्स के, ऐसे केसेस के लिए दिए जहां मस्ट था। ये जो दोनों एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज के लिए है। सर एक ही प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए हम इक्विटेबल और रजिस्टर्ड दोनों मॉर्गेज यूज नहीं कर सकते अगर चाहे तो? अगर हम ज्यादा श्योरिटी चाहते हैं तो हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर लेंगे। करते हैं, लेकिन आपको पहले उसे इक्विटेबल मॉर्गेज के स्टैंप लेने पड़ेंगे और फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज के, और रजिस्टर्ड मॉर्गेज तो बहुत महंगा होता है, शायद 62 रुपीज पर 1000 होता है। यस सर। तो वो तो बहुत, उसको 20-25-30 हजार महंगा पड़ जाएगा, नहीं करेगा, वो मना कर देगा। सर एक ही प्रॉपर्टी पे 2 बैंक भी मॉर्गेज कर सकते हैं? हाँ बहुत आराम से सर। किसी लेकिन पहले वाले से, पहले वाले से वो सर? लेना पड़ता है एनओसी। जैसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसमें 20 लाख का लोन ले रखा है, फिर आपने 30 लाख की एक सीसी लेनी है किसी और बैंक से, तो बैंक उस बैंक से परमिशन लेके कर देता है, पर बहुत सिक्योर्ड केसेस में प्रैक्टिस की जाती है। या आप ऐसे समझ लो, किसी ने प्रॉपर्टी ली और हाउस लोन ले लिया, अब वही आदमी बिजनेस करना चाहता है तो वो उसी प्रॉपर्टी पे, सेम प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज को एक्सटेंड करा सकता है। ये केस तो है सेम बैंक वाला, लेकिन जो आपने पूछा था वो भी हो जाता है 2 बैंक वाला। ठीक है, बाकी कंसोर्शियम में यही होता है क्या जो अभी पूछ रहे हैं? हाँ कंसोर्टियम में यही होता है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। होती है।
हाँ, उसमें जो आप ईएम करते हैं उसमें एक ही बैंक का थोड़ी होता है, हाँ उसमें तो बहुत सारे बैंक होते हैं। पर उसमें क्या है, लोन एक होता है। यहाँ जो मैंने बताया उसमें लोन दो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है लिमिटेशन। आर्टिकल 62 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे एक दिन, प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ मॉर्गेज डेट एंड सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट। तो इसमें बोला हुआ है कि इसमें क्या हो सकता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसने बोला हुआ जो टाइम है वो कितने ईयर है। 12 years। लेकिन अगर आपकी कंडीशनल सेल वाली है या स्यू फिक्चरी है तो आप जा सकते हैं किसके लिए, फोरक्लोजर के लिए। फोरक्लोजर का मतलब उसके राइट को खत्म करना। किसके राइट को खत्म करना, मॉर्गेजेस। ओनर। हाँ, ओनर, मॉर्गेजर, बोरोवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर ये 12 years एनफोर्समेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए होगा। नहीं, डिमांड, ओके। जो आपने पैसा लेना है उसके 12 ईयर तक कोर्ट जाना पड़ेगा। मान लिया आपकी ईएमआई 15 ऑफ मार्च 2020 से नहीं आई, तो आप 15 टू 2032 से पहले कोर्ट जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे, enforcement of mortgage, some important aspect we will now learn some important aspect of enforcement का मतलब है उसको आपको कानूनी तरह से कब्जाने का तरीका। तो उसने बोला कि बैंक जो है कई तरह से मॉर्गेज करते हैं। पहला क्या बोला उसने, ये तो बोला, इसको बोला हमने ईएम, इसको क्या बोला हमने, रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ठीक है, 3 तरह से बैंक करता है बोला उसने। ठीक है, एनफोर्समेंट के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 16C में बोला गया, ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं उसको। और उसका एक ऑर्डर है 34 नंबर, उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। दूसरी बात बोला इसने कि अगर आप इसको नहीं वो करेंगे तो दूसरी वाली बात क्या है, जो यहाँ इसमें कहीं पे भी लिखी नहीं है, बार बार मुझे बतानी पड़ी, क्या है कि यहां से भी जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट से जाएंगे तो आपको एक डिक्री यानी कि एक ऑर्डर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक द कोर्ट, सॉरी यहाँ पे पासेस अ प्रिलिमिनरी डिक्री, यानी एक अंतरिम या फर्स्ट डिक्री बोल दो, आप पहली डिक्री बोल दो। लेकिन उसके बाद भी कुछ समय तक वेट करने के बाद दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, फाइनल डिग्री लेने के लिए। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या होता है, उसको एक चांस और मिलता है कि भैया देख ले, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, फिर भी नहीं करता, फिर भी पे नहीं कर पा रहा, तो जाना पड़ेगा आप वहां पे। जैसे सरफेसी में पहला नोटिस 13/2 का नहीं करा उसने 60 दिन तक, तो फिर 13/4 में लेके क्या कर देते हैं आप लोग, पोजीशन के बाद भी आप उसे फिर मौका देते हैं। कब तक, जब तक प्रॉपर्टी का क्या ना हो जाए, ऑक्शन ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एमसीक्यू कर लेते हैं। मॉर्गेज इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, ओरल नहीं होता मॉर्गेज। ठीक है, और मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल, sold with the condition of for all of the above. ये तो होता ही होता है कि भैया वापस कर देगा। सोल अनकंडीशनली, यही होगा सर, ऑल ऑफ यही द होगा। अबव है।
ये होना चाहिए सर। क्या है आंसर इसका? नहीं, थर्ड का ए है, केवल ए ही है भाई, यही होगा सर। ये है। ऐसे हाँ कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता, तो चलो अभी हमने पढ़ लिया तो केवल ये तो पक्का था ही पहले से हमारा, लेकिन ये वाले नहीं बताए उसने कंडीशनल सेल में। ठीक है। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए सूट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज कितने ईयर है? 12 ईयर। और अगर फोर क्लोजर वर्ड आ जाएगा तो 30 इयर्स। सॉरी 30 ईयर्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हमारा ये टॉपिक आज एक ही सीटिंग में हुआ और कंप्लीट हुआ है। आप बिलीव करिएगा कि क्वेश्चन मॉर्गेज में अगर आएगा तो इस हमारे चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो चार्जिंग सिक्योरिटी वाला बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक दो मत करिए, लेकिन इसके सीरीज पूरे करिएगा। कल हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे? 2 वाला। और एक चीज और अनाउंसमेंट है, कल आपका मुझे थोड़ा लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, कल आपकी लंबी क्लास लेंगे। और आज भी आप, कल आपका बैंक बंद है, आज लंबी सिटिंग करिए जितना कर सकते हैं। कल जो टाइम रखूंगा मैं वो कोशिश करूंगा मैं 11 बजे के आसपास या 11 के आसपास रखूंगा, जिससे आप अगर रात को देर तक पढ़ते हैं तो सुबह उठने का झंझट नहीं रहे। सुबह जो मैं क्लास रखूंगा पहले CIB की रख लूंगा। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं, रात को 11 बजे? नहीं, रात में 11 क्यों करेंगे? रात में 11 बजे की सर, दिन में 11 बजे। पर एक बात सुनो कि रात में 11 बजे भी करेंगे तो आश्चर्य क्यों कर रहे हैं आप? कल तो छुट्टी है आपकी, परसों। कहने का मतलब सर पहले कर लीजिए ना, 11 बजे क्यों? सर बुक खोलने के बाद नींद आने